Hello students, so I am Dr. Priyanka and again I am starting with a new topic today, and we have started the topic principles of inheritance and variation. और हम प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस में बचा हम लोगों ने अब तक काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। हम लोगों ने बेसिक आइडिया ऑफ प्रिंसिपल एंड इनहेरिटेंस अच्छे से पढ़ लिया है, स्टडी कर लिया है, उसकी डीप स्टडी कर ली है। हम लोगों को पता चल चुका है कि क्या सिद्धांत है, किसने सबसे पहले पता चलाया। तो बताओ मुझे किसने पता चलाया? ग्रिगर मेंडल वाज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स, जिसने ये सब कुछ पता चलाया, जिसने ये सब कुछ बताया हम लोगों को कि इनहेरिटेंस क्या है। ठीक है, वेरिएशंस क्यों होती हैं, क्या आधार है वेरिएशंस का, किन वजहों से, व्हाट आर द फैक्टर्स रिलेटेड फॉर द वेरिएशंस। ठीक है, उसके बाद मेंडल ने अपनी बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स किए, ऑब्जर्वेशंस किया। ऑब्जर्वेशंस करने के बाद बच्चे उसने ये पता लगाया कि ट्रेट्स उसने कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए, हमने लास्ट क्लास में किया। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स उसने लिए, फिर हम लोगों ने डोमिनेंट ट्रेट्स और रिसेसिव ट्रेट्स के बारे में भी अच्छी तरह पढ़ लिया। फिर हम लोगों ने मेंडल्स के पोस्टुलेट्स बताए कि हाउ ही कंक्लूडेड द थ्योरी दैट देयर इज समथिंग व्हिच इज स्टेबली बीइंग पास्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और वो वन जनरेशन और अनदर जनरेशन से वो जो स्टेबली पास हो रही थी वो क्या थी। तो बच्चे वो जो स्टेबली पास हो रही थी उसको उसने कंक्लूडेड किया जीन्स कह के। फिर उसने बताया कि बेटे जीन्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन जिन जीन्स के पेयर में दो अलग टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होते हैं, जैसे टी और छोटा टी, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, वो वाले जो जीन्स होंगे आपके, जैसे टी या छोटा टी, जैसे टी राउंड है और रिंकल्ड है, तो ये मतलब दो अपोजिट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स होंगे। उन जीन्स को आप एक नाम दे दोगे जिनको बोलोगे अलील्स। क्या बोलोगे? अलील्स। बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि अलील्स क्या है, लास्ट तक उनको पता नहीं चल पाता अलील्स क्या है। बच्चे अलील्स वो हैं जो जीन्स का पेयर है, बट उनमें उस जीन्स के पेयर में दो अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट है। ठीक है, जीन्स वो है, तो इसको आपने बोल दिया अलील्स। अब हम बच्चे अच्छी तरह बात करते हैं ये जो अलील्स होते हैं ये प्योर फॉर्म्स ऑफ जीन से अलग होते हैं। ठीक है, अब अगर हम लोगों को दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं तो उनका कुछ रूल्स होते हैं। अब रूल्स में बच्चे हम लोग बात करते हैं कि क्या रूल्स होते हैं। अब जैसे अगर आपको अपना नाम लिखना है या हम लोग इंग्लिश में सेंटेंसेस लिखते हैं तो एक रूल है कि सबसे पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लेटर होता है, फिर स्मॉल लेटर्स एंड सो ऑन, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। ठीक है, कभी भी अगर हमने ऐसे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को डिफाइन करना होता है या कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स को शो करना होता है मेरे बच्चे, तो हम लोग एक कहते हैं कि जो भी आपका डोमिनेंट ट्रेट है आप उसको एक ही लेटर से लोगे, बट एक स्मॉल लेटर लोगे और एक अलग लेटर लोगे अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना रहे हो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अब बेटे दो तरीके के आपके क्रॉस बनते हैं। अब जो मेंडल ग्रेगर था उसने अपनी जो थ्योरी थी वो जो मैथमेटिकल उसने एक लॉजिकल रूप और स्वरूप दिया उसको, वो उसने क्रॉसेस को बना के उसने करा, मतलब उसने अपनी जितनी भी एक्सपेंडेड रिप्रेजेंटेशन थी प्लांट की जो उसने एक्सप्लेन करी। बच्चे वो एक्सप्लेनेशन उसने करी किस आधार पे वो उसने एक्सप्लेनेशन करी, अपने क्रॉसेस को रख के उसने क्रॉस बनाए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की। फॉर एग्जाम्पल उसने एक टॉल लिया, एक ड्राफ लिया, उनको उसने एक मैथमेटिकली स्क्वायर के फॉर्म में रख के जिसको पुनेट स्क्वायर का नाम दिया गया, उसमें उसने उनके कैरेक्टर्स को शो करके अल्फाबेटिकली शो करके उस कैरेक्टर्स में क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुए और क्या क्या नहीं हुए उसके थ्रू उन्होंने बताया। तो अब उन्होंने क्या किया, दो टाइप के क्रॉस उन्होंने बताए। एक उन्होंने बताया मेरे बच्चे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्या बताए? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और एक क्रॉस उन लोगों ने बताए
डाई हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आ रही है? एक उन्होंने बच्चे मोनो हाइब्रिड क्रॉस बताए और एक उन्होंने डाई हाइब्रिड क्रॉस बताए। अब मोनो हाइब्रिड का मतलब नाम में ही मोनो है, मोनो मतलब एक, डाई मतलब दो, हाइब्रिड मतलब अभी तक हम लोग यही करते आ रहे हैं, पी प्लांट का मिक्सचर, ठीक है, इंटर कॉम्बिनेशन करते आ रहे हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड मतलब मिक्सिंग कराना, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कराना। अब मोनो का मतलब है एक ही ट्रेट की मिक्सिंग, या इसको ऐसे लिख सकते हो, एक ही ट्रेट की मिक्सिंग, और इसमें लिख सकते हो दो अलग ट्रेट की मिक्सिंग एक ही स्क्वायर में शो की गई है, और एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की मिक्सिंग पुनेट स्क्वायर में शो की गई है। हिंदी में भी लिख दिया अब तो आप लोगों के लिए। तो इसमें बेटे ये है कि मोनो हाइब्रिड में एक ही कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को एक्सप्रेस करके शो किया होता है, और डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो अलग टाइप के कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को शो कर दिया गया होता है, ठीक है। तो एक को आपने बोल दिया मोनो हाइब्रिड और एक को डाई हाइब्रिड बोल दिया। अब इनको रूल्स कैसे करने हैं बेटे, अगर आप मोनो हाइब्रिड कोई कंट्रास्टिंग ट्रेट ले रहे हैं, लेट सपोज आपने स्टेम हाइट का लिया, स्टेम हाइट का अगर आपने कॉन्ट्रास्टिंग दिया, बट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप हर बार डायग्राम बना बना के दिखाएंगे। सो ही विल एक्सप्रेस द टर्म्स एंड द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स अल्फाबेटिकली। हाउ ही इज गोइंग टू एक्सप्रेस द टर्म्स अल्फाबेटिकली? फॉर एग्जांपल टॉल अगर उसने कैपिटल टी से एक्सप्रेस किया, तो टू अवॉइड एनी कंफ्यूजन उसी ने ड्राफ को स्मॉल टी से एक्सप्रेस किया। समझ में आ रही है कि अगर उसने कोई डी नहीं लिया, उसने डी से बहुत कंफ्यूजन मच जाता, उसी ने एक करेक्टर को जो जीन्स को उसने एक्सप्रेस किया, जो जीन्स को उसने अल्फाबेटिकली एक्सप्रेस किया, वो अगर उसने टॉल को कैपिटल टी से किया या कभी भी डोमिनेंट ट्रेट को एक्सप्रेस करना होगा तो आप हमेशा कैपिटल लेटर से जीन को एक्सप्रेस करेंगे, उस डोमिनेंट ट्रेट के को। और अगर तो और ड्राफ को बेटे उसने स्मॉल सेम लेटर से एक्सप्रेस किया। आप ले सकते हो और भी, कोई इश्यूज नहीं है, बट इट विल अवॉइड कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। और आपके लिए ग्राफ पर समझना आसान होगा। दूसरा एक चीज और है कि कभी भी अगर आपने कोई भी डोमिनेंट कैरेक्टर शो करना है तो आप उस डोमिनेंट कैरेक्टर को हमेशा कैपिटल लेटर से शो करेंगे, हमेशा उस डोमिनेंट लेटर को कैपिटल लेटर से शो करेंगे। ठीक है बच्चे। अच्छा, अब बेटे दो टाइप्स के कैरेक्टर स्केच होते हैं, ठीक है, दो टाइप के कैरेक्टर स्केच होते हैं। एक कैरेक्टर स्केच होता है बच्चे आपका फिनोटिपिक, एक कैरेक्टर स्केच होता है बच्चे आपका जीनोटिपिक। इसको मैं दोबारा लिखना चाहती हूं बच्चे, आपके कैरेक्टर स्केच दो टाइप से होते हैं।
एक टाइप का नाम होता है फिनोटिपिक, की जो प्लांट है वो बाहर से कैसा है और क्या उसके इंटरनली भी कोई चेंजेस आ रहे हैं इन जीन्स की वजह से, तो आप बोल दोगे जीनोटिपिक। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल हमने क्रॉस हाइब्रिड की कराई थी टॉल और ड्राफ्ट में, तो था तो वो टॉल लेकिन उसमें ड्राफ्ट भी प्रेजेंट था, है तो वो ड्राफ्ट लेकिन उसमें टॉल भी प्रेजेंट है। तो दिस इज द जीनोटिपिक कैरेक्टर स्केच एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ राइटिंग द जीन्स और एलील्स। ठीक है। तो इसीलिए बात की गई है कि अगर हम अलील्स की बात करें, अगर हम अलील्स लिखते हैं कभी भी, अलील्स का मतलब ही समझ में आ जाना चाहिए अब दिमाग में कि जीन्स हैं जो कि दो अलग कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के हैं। तो जो भी आपका अलील्स में जो डोमिनेंट ट्रेट का जीन होगा वो अलील वो कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है। और जो रिसेसिव वाला होगा बच्चे वो आपको स्मॉल लेटर से, आप लेटर सेम ले सकते हैं। अगर आप जैसे टी बोल रहे हैं, अगर मैं ये चीज मैंने ये सेट लिख दिया तो इट्स एन ऑब्वियस दैट दिस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड दिस इज द रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है। अब चॉइस आपकी कैपिटल लेटर्स की अपने अकॉर्डिंग है कि वो ड्राफ्ट का है या वो राउंड का है या वो कलर का है या वो पॉट शेप का है, वो कैसा है। ठीक है। अच्छा, अब बच्चे ऐसे करके दो टाइप्स के जीन्स बनाए गए। तो मेंडल प्रपोज that in a true breeding P lines, Mendel proposed that in a true breeding P lines, tall draft P variety of the alleles या allelic pair can be formed। ठीक है। दो वैरायटी की allelic पेयर फॉर्म हुए। एक हुए बच्चे होमोजाइगस और एक हुए बच्चे हेटेरोजाइगस। समझ में आया है। मेंडल ने बोला कि दैट इन अ ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट टॉल ड्राफ्ट पी वेराइटी ऑफ द एलीलिक पेयर। ठीक है। वेराइटी ऑफ द एलीलिक पेयर ऑफ जीन्स फॉर हाइट, ठीक है, ऑफ हाइट आर आइडेंटिकल और होमोजाइगस। मतलब कि दो टाइप्स के एलीलिक पेयर हुए, जैसे टीटी। अब जिन जीन्स के पेयर्स में ये सेम हो, ठीक है, सेम हो, उनको बोल देंगे, ठीक है, जिसमें ये जीन सेम हो, कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग ना हो और सेम हो, उनको बोलते हैं बच्चे
होमोजाइगस। ठीक है, ठीक है। एंड ये बेसिकली दीज आर डोनेटिंग, दीज एलिलिक पेयर्स आर डोनेटिंग या रिप्रेजेंटिंग द जीनोटाइप ऑफ द प्लांट। अब प्लांट कैसा होगा ये हमें ऑब्वियसली पता है, ये टॉल होगा, ये ड्राफ होगा। वाइल डिस्क्रिप्टिव में हम लोग ऐसे लिखते हैं टॉल और ड्राफ, जो कि प्लांट का फिनोटाइप बताता है। इन शॉर्ट मतलब मेरे बच्चों वो ये कह रहा है कि दो डिफरेंट एलील पेयर्स को, ठीक है, दो डिफरेंट कॉन्ट्रास्टिंग के अलील पेयर्स को अगर मैं जोड़ दूं तो आप उनको बोलते हैं अलील्स। ठीक है, अब ये जो अलीलिक पेयर है टॉल और ड्राफ का, उनमें दो एक ऐसे कैरेक्टर भी आते हैं जो कि सेम होते हैं, सेम जीन्स बताते हैं, तो आप लोग उनको पहले तो बोलोगे होमोजाइगस। और अगर मेरे को जीनोटिपिक किसी प्लांट के जीन्स का डिस्क्रिप्टिव देना है तो मैं ऐसे कर दूंगी। ये मैं ये नहीं बताऊंगी कि ये टॉल है, मेरे को क्या पता है ये टॉल है ये डिफरेंट है, वो तो मुझे देख के पता चल रहा है ना। फिर अगर मुझे उसका फिनोटाइप बताना है तो मैं ये बताऊंगी दैट टीटी जीनोटाइप प्लांट्स आर टॉल और छोटे वाले टीटी डिस्क्रिप्टिव आर ड्राफ। सिंपल सा, ठीक है। अब अगर एक क्वेश्चन मैं आपसे पुट अप करूं कि व्हाट इज द phenotype of plant that has genotype TT। अब आप बताइए कि इस प्लांट का फिनोटाइप क्या होगा जिसका ये है, जीनोटाइप इसका ये है, तो ऑब्वियसली इसका डोमिनेंट कैरेक्टर ये है, तो ऑब्वियसली इट हैज द टॉल। ठीक है, क्योंकि आपने डोमिनेंट ट्रेट को कैपिटल लेटर से एक्सप्रेस किया है, सो इट हैज द दिस सिंबल। ठीक है, अब मेंडल ने कुछ बातें और भी बताई। अब मेंडल की वो बातें बच्चे क्या थी वो हम थोड़ी सी जानते हैं। मेंडल ने बताया, मेंडल फाउंड दैट फिनोटाइप, लिखते हैं इसको, मेंडल फाउंड दैट phenotype of F1 हेट्रोजाइगट मिलता है। ठीक है, दिस वन इज द हेट्रोजाइगट। तो मेंडल फाउंड दैट phenotype of F1 हेट्रोजाइगट TT to be like TT in appearance, मतलब एक पेरेंट से रिजेंबल करेगा, दैट इज टॉल इन अपीयरेंस। ठीक है, ऑल्सो ही प्रपोज्ड दैट इन अ पेयर ऑफ डिसिमिलर genes one dominates while other stays recessive। ठीक है,
हेंस जो डोमिनेंट करेगा या जो डोमिनेंट या जो ट्रेट एक्सप्रेस होगा दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। ठीक है, जो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं होगा दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। तो इसीलिए कैपिटल लेटर से अगर आप ये चीज रखे हो दैट इज टॉल है और डोमिनेंट करेक्टर है, जिसकी जीनोटिपिक अगर उसका ऐसा भी है तो जीनोटिपिक तो बेटे ये है। अगर कोई ट्री लंबा है तो आप उसका जीनोटिपिक ऐसे नहीं बता सकते, उसका जीनोटिपिक करने के लिए यू हैव टू ड्रॉ स्क्वायर। ठीक है, लेकिन उसका अपीयरेंस वाइज वो इस कैरेक्टर का इस ट्रेट का होगा। दे आर गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये भी डोमिनेंट टीटी है, ये भी टॉल होगा और ये भी टॉल होगा ड्यू टू द एक्सप्रेशन ऑफ द फैक्टर विच इज डोमिनेंट, दैट इज कॉल्ड द डोमिनेंट ट्रेट, डोमिनेंट जीन ट्रेट। और जो नहीं हुआ एक्सप्रेस अपने आप को पूरा वाइडली, उसको आप बोल दोगे ड्राफ या रिसेसिव ट्रेट। उसने एक चीज ऑब्जर्व की, दैट ही ऑब्जर्व्ड दैट identical behavior for all other characters, traits, pairs that he studied। उसने ये देखा कि जितने भी उसने अलीन्स पढ़े, ठीक है, he observed that all identical behavior of all for all other character is observed। मतलब उसने जितने भी आइडेंटिकल कैरेक्टर्स ऑब्जर्वेशन किए कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स के और पेयर्स के, उसने ये ऑब्जर्व हर में भी जितने भी कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट करके चल रहे थे, उसने ये फाइंड आउट किया कि एक जीन होगा डोमिनेंट और एक जीन होगा रिसेसिव। कोई भी एक ऐसा सिंगल नहीं था जिसमें उसने ये देखने को मिला कि ये डोमिनेंट ना कर रहा हो या क्या हो रहा हो। उसने ये फाइंड आउट किया दे हैव टू बी सम डोमिनेंट जीन पेयर, डोमिनेंट ग्रुप ऑफ जीन विच इज a dominant factor। ओके, इसीलिए उसने बोला कि सेम लेटर लो। ठीक है बच्चे, सेम लेटर लो, एक को कैपिटल से शो करो, रिसेसिव को स्मॉल से शो करो। जब आप ये पेयर बना के लिखोगे तो हम अपने आप ही दूसरा वाला समझ जाएगा दैट दिस वन इज द डोमिनेंट कैरेक्टर ऑफ टॉल एंड टी इज द स्मॉल। अगर ये कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज टॉल, अगर ये कर रहे हो तो ऑब्वियसली अ ड्राफ। ठीक है, ये कर रहे हो तो ड्राफ ही होगा, ये कर रहे हो तो टॉल ही होगा, और ये कर रहे हो so it has to be a tall character। अगर T आगे लिख रहे हो, ये कर रहे हो, so it may be a draft character। ठीक है, और डिसिमिलर कैरेक्टर को या केसेस को, जीन्स को या लीव्स को लोगे तो आप उसको बोलते हो हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस जैसे टीटी, स्मॉल टीटी और कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर द हेट्रोजाइगस। तो आप इस चीज को बोल सकते हो दैट इट इज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस का हम जरा देखते हैं। हाँ, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब सबसे पहले अगर आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना है बच्चे, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे पेरेंट। ठीक है, पेरेंट के जीन लिखोगे,
सबसे पहले उनके जीन लिख दिए, ठीक है। पेरेंट लिखोगे, फादर मदर, फिर उनके गैमेट्स लिखोगे, ठीक है। गैमेट्स में यू विल मेंशन, क्या यहाँ पे लिख लो टॉल, यहाँ पे लिख लो ड्राफ, फिर आप उनके गैमेट्स लिखोगे, दैट इज गैमेट्स में यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब द जीन्स, दैट इज टीटी, ठीक है। फिर अब आप उनका F1 जनरेशन दिखाओगे बाय डूइंग द क्रॉस, दैट इज T एंड T, एक इधर से आया और एक इधर से आया, या यू कैन डू गो बाय एनी मेथड, सो दिस विल द योर F1 जनरेशन, ठीक है। अब इसका आपने इसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराई, समझ रहे हो बच्चे, इसकी आपने सेल्फ पॉलिनेशन कराई, ठीक है। सो दिस इज द टी, मल्टीप्लाई इट, मल्टीप्लाई इट, इसको इससे किया टी, इसको इससे किया टी बड़ा छोटा, इसको इससे किया टी छोटा टी बड़ा, इसको इससे किया टी छोटा, आ गई ना 3:1 की रेशियो। तो उसने ये कंक्लूड किया कि उसको 3 टाइप्स के जीन्स, 4 टाइप्स के जीन्स मिले। एक बार फिर से बना लेते हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन, वो पीछे पेज पे चला गया, दैट इज टी 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 टी, which it is TT, TT, TT and TT, ठीक है। तो अब उसको 4 टाइप्स के जीन मिले, दैट इज TT, 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 ठीक है। अब उसने ये देखा कि इसका फिनोटाइप क्या होगा, दिस इज द जीनोटाइप्स, उसको 3 टाइप के मिले, 4 टाइप, ठीक है। अब फिनोटाइप्स अगर हम लोग बताने लगेंगे तो ये टॉल है, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, आगे पीछे का कोई फर्क नहीं होता, और ये ड्राफ है, ठीक है। तो उसको आपको प्रोपोर्शन या रेशियो मिला, वो मिला 1 2 3 3:1 का, दैट इज 3 plants is equal to tall and 1 plant is equal to dwarf in height, ठीक है। अब इसमें से आपको 2 तो होमोजाइगस मिले, अगर मैं जीन पेयर की बात करूंगी, और 2 जो हैं हेट्रोजाइगस मिले, इसको जरा अच्छे से समझ लीजिए। दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, बहुत बच्चों को डाउट रह जाता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या होता है, सबसे पहले पेरेंट लिखते हैं, पेरेंट को टॉल पेरेंट मेंशन कर दो और ड्राफ्ट पेरेंट मेंशन करो, जहां से आपने स्टार्ट किया है करना। उसके बाद क्या होता है बच्चे, मेंशन करना स्टार्ट कर दिया, देन यू विल गोइंग कि आपने कैसे करना है, फिर कैसे करोगे आप कि टॉल टॉल और टॉल, शॉर्ट टॉल और बड़े टॉल को फिर आपने उसका क्रॉस पॉलिनेशन कराया, या आपने क्रॉस कराया दोनों का, तो आपके पास एक जो प्रोडक्ट आ गया दैट इज हेटेरोजाइगस।
फिर आपने इस हेट्रोजाइगस को सेल्फ पॉलिनेशन में डाला, फिर आपने इसका एक टेबल बनाया, दैट इज फॉर योर F2 जनरेशन, दैट इज फॉर योर F2 जनरेशन। और ये जो F2 जनरेशन बना, इसमें आपको 4 टाइप्स के एलीलिक पेयर मिले, जिसमें से 2 होमोजाइगस थे और 2 हेट्रोजाइगस थे और 2 होमोजाइगस थे। अगर आपने इनका फिनोटिपिक रेशियो निकालना है तो दैट इज टॉल tall tall by seeing the dominant character that is capital T, T and T, ठीक है। एंड इसमें मतलब अगर कोई भी कैपिटल T जहां पे जुड़ रहा है वो टॉल ही होंगे। और बाकी उसने फिनोटिपिक ऑब्जर्वेशन भी करी, और बाकी जो एक कैरेक्टर था जिसमें दोनों एलीलिक पेयर आपके होमोजाइगस थे और ड्राफ वाले स्मॉल टी थे, वो आपका हो गया ड्राफ। ठीक है, दैट इज योर ड्राफ। तो 3 प्लांट्स आर ऑफ योर टॉल एंड 3 प्लांट्स आर ऑफ योर ड्राफ, दैट इज आपका जो रेशियो आया विच इज 3:1। ठीक है, 3:1 का रेशियो आया। तो इसमें जो एलीलिक पेयर थे, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थे, वो अलग अलग कॉन्ट्रास्टिंग प्लेट्स थे। तो ये सारा आपका फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आप लोगों का खेल है। ठीक है, अब बच्चे जो जीन्स, एक अगर मोनोहाइब्रिड को डिफाइन करने की बात आती है तो बच्चे जो जीन्स किसी एक ट्रेट को, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहे हों, उन्हें मोनोहाइब्रिड जीन्स भी कह दिया जाता है। और वो स्क्वायर, वो क्रॉस में जिन सिर्फ एक ट्रेट को एक्सप्रेशन आ रहा हो, ठीक है, वो आप लोग कह देते हैं। ठीक है, कि विदाउट, और हमें ये पता है कि कोई ब्लेंडिंग F1 और F2 जनरेशन में अभी तक हमारी स्टार्ट नहीं हुई है। तो बच्चे इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचे हैं आप। इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे आप बेसिकली क्या पहुंचे हैं, दैट alleles of the parental part separate, very important, red alert, separate or segregate, S2 rule, ठीक है, सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम each other and only one allele is transmitted to the gamete of next generation या फिर प्रोजेनी। ठीक है, जैसे इस केस में 2 टाइप के एलीलिक पेयर थे। ठीक है, ये ड्राफ का कैरेक्टर था, ये टॉल का। तो ये 2 जो पेयर थे ये एलीलिक पेयर होंगे, ये सेपरेट होंगे और सेग्रीगेट, मतलब ये जो टी है ऐसे कुछ है, तो ये पहले टूटेगा, सेपरेट होगा, अलग हो जाएंगे और फिर इनमें से एक एक आके ये कैरेक्टर फॉर्म कर देंगे एंड देन सेग्रीगेट मतलब रिकंबाइंड। ये जो सेग्रीगेशन
ये जो सेग्रीगेशन होती है बच्चे, ठीक है, इज 50% चांसेस होते हैं। दो गैमेट्स होते हैं, दो एलील्स पेयर्स होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं, तो 50% चांसेस हो वो। अगर सेम होता है तो बच्चे फर्क ही नहीं पड़ता, कान आप यहां से खींचोगे यहां से खींचोगे, दोनों कान है, पता ही नहीं चलते। मतलब अगर आपका होमोजाइगस अलीलिक पेयर होगा तो पता ही नहीं चलेगा, लेकिन अगर हेट्रोजाइगस अलील होगा तो आपको पता, तो फिर वेरिएशन आएंगी, ठीक है। अगर होमोजाइगस अलीलिक पेयर होगा तो कान आप इधर से खींच रहे हो जीन का या इधर से, एक कुछ पता नहीं चल रहा। अगर आपने हेट्रोजाइगस अलील का किया तो पता चलेगा। अब आप बोल अलील ही रहे हो होमोजाइगस वाले को, क्योंकि वो जो आप एक ट्रेट बोल रहे हो आप उस ट्रेट को अलील बोल रहे हो बेसिक से। अब जरूरी, अब बना तो जीन दो ट्रेट से ही है ना, अब जरूरी नहीं है कि वो जो जीन दो ट्रेट से बना है वो सेम भी हो सकते हैं ट्रेट, ठीक है, उसमें सेम टाइप के ट्रेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपने इसको फिर उसको फर्दर क्लासिफाइड कर दिया होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस एलील्स में। तो होमोजाइगस में आपने सेम एलील्स बोल दिए, हेट्रोजाइगस में आपने डिफरेंट एलील्स बोल दिए। समझ में आ रही है? अच्छा, 50% चांसेस होते हैं कि ये जाए और ये जाए। अब प्रॉब्लम इसमें आती है, मतलब देखा उसमें जाता है जब आप सेल्फ पॉलिनेशन कराते हो, मतलब इसका जब आप इसको सेल्फिंग के लिए बेचते हो तो मोस्ट ऑफ द चांसेस ये भी आ जाता है, ये मतलब 50-50, तभी तो आप ये ग्राफ बना रहे हो, तभी तो आप ये स्क्वायर बना रहे हो, पुनेट स्क्वायर बना रहे हो। 50% चांसेस होते हैं ये जाए, ये वाला एलील उभर के आए, 50% इसके होते हैं, कोई भी जा सकता है, 50% ये भी हो सकता है, 50% ये भी हो सकता है, जो भी चला जाएगा वो, मतलब 50-50 चांसेस होते हैं सेग्रीगेशन के, ठीक है। तो जो आपका F2 जनरेशन में हेट्रोजाइगस बना वो बना F1 जनरेशन का हेटेरोजाइगस एलील, ठीक है। और आपने इसको एक डायग्राम के माध्यम से शो किया, जिस डायग्राम को बच्चे आपने बोला क्या है, पुनेट स्क्वायर। डबल एन है और डबल टी है, पुनेट स्क्वायर। ये बनाना आना इंपॉर्टेंट है, रेड अलर्ट। 5 नंबर का सीधा क्वेश्चन आता है। एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रेगिनाल्ड सी पुनेट। क्या नाम था? रेगिनाल्ड सी पुनेट। ठीक है। सो हाउ यू गोइंग टू डिफाइन पुनेट स्क्वायर? एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन to calculate probability of all possible genotypes of offspring in this genetic क्रॉस स्क्वायर। जो आप लोग ऑब्जर्व उसने किया, उसने उसको पेपर पे रिप्रेजेंट किया, और जब उसने पेपर पे रिप्रेजेंट किया तब जो पेपर पे रिप्रेजेंट आया, आप उसने पुनेट स्क्वायर के माध्यम से उसको एक्सप्लेन किया और उसको उसने पुनेट स्क्वायर बोला। अब जरूरी नहीं है पुनेट स्क्वायर आपने टॉल और ड्रॉप का भी बनाना है, आप ह्यूमन के क्रोमोसोम्स को भी ले सकते हो, मेल और फीमेल के क्रोमोसोम्स को भी ले सकते हो। ठीक है। जो पॉसिबल गैमेट्स होंगे वो राइट और अपर साइड पे होंगे,
और बाकी वाले आपने उसको ऐसे स्क्वायर बना के, अभी मैंने बना के दिखाया, ऐसे स्क्वायर बना के पॉसिबल एक गैमेट ये, एक गैमेट, एक गैमेट ये गैमेट ये, एक गैमेट। अगर आप ऊपर मोनोहाइब्रिड का सिंपल वो बनाने लगो तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दैट ऑल्सो। टीटी एक पेरेंट्स के थे तो मतलब इस खाने को अलग सेपरेट कर दो, ये छोटे वाले के थे तो अब देखो चारों आपके जो ग्राफ बनेगा, मतलब सारे जो आपके फिनोटाइप होंगे वो टॉल आएंगे, दैट इज 4:4 के जो आपका रेशियो फिनोटाइप आएगा वो फॉल आएगा, बट जीनोटाइप्स में सारा हेट्रोजाइगस होगा। और अगेन जब आपने इसकी सेल्फ पॉलिनेशन कराई तब जो आपके बनेंगे तो दो तो आपके बनेंगे बेटे होमोजाइगस और दो जो आपके बनेंगे वो बनेंगे हेटेरोजाइगस। ठीक है, अब बच्चे रैंडम फर्टिलाइजेशन जब होती हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है, बहुत सारी चीजें एनसीईआरटी बताती भी है और नहीं भी बताती एक तरीके से। अब वो कैसे बताती है वो हमारे समझने के ऊपर है, मेरे समझाने की तरफ के ऊपर है कि हाउ यू गोइंग। बेटे जो भी मैं पढ़ाती हूँ स्ट्रिक्टली कॉम्पैक्टली मैं ये सोच के पढ़ाती हूँ कि सीबीएसई का लेवल है आपका, तो आपका जो लेवल रहे वो प्योरली विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सीबीएसई एंड द एनसीईआरटी। ठीक है, तो अब एनसीईआरटी को बताना बहुत कुछ होता है, तो एक लाइन में बहुत कुछ को डिस्क्राइब कर देती है। अब उस एक लाइन पे क्वेश्चन आ जाता है एपीएमटी में और एक लाइन से ही बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उस कंसेप्ट के पीछे होती है बहुत बड़ी कहानी। लेकिन अब एनसीईआरटी उस कहानी को एक्सप्लेन ना करते उसको एक लाइन में एक्सप्लेन करती है। तो एक ऐसे लेवल पे समझाना जहां पे आपको समझ में आ भी जाए, ज्यादा कॉम्पैक्ट ना हो, मेरी लैंग्वेज का लेवल वही रहेगा, वही मैं लिखती हूँ, वही मैं बोलती हूँ, वही आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू, ताकि अगर आप खुद भी एनसीईआरटी पढ़ने लगोगे बैठ के तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। और अगर आप एग्जाम में अपने आप आंसर बनाने की कोशिश कर भी रहे हैं तो वो आपका प्योरली और स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी में हो। अब मैं आपको कहूं कि भाई आप प्रदीप फॉलो कर लो, मैं आपको करूं नहीं बच्चे आप दिनेश फॉलो कर लो, तो बेटे दिनेश में वो सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट बहुत वास्ट में दे रखे हैं जो एनसीईआरटी में नहीं दे रखे। बच्चे क्या करते हैं, उनको पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन आता है तो उनके हिसाब से अपना आंसर बनाने की कोशिश करते हैं। अब उनके आंसर के हिसाब से अगर आप अपना आंसर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो जो भी आपको आधा अधूरा मिक्स एंड मैच कॉन्सेप्ट आता चला जाएगा, आप वो बनाने की कोशिश करेंगे। मेरा फोकस इस लेवल पे फिलहाल बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए ये है कि जस्ट स्ट्रिक्टली गो टू द एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी पे जाओ और एनसीईआरटी को ही समझ के अपने आंसर फैब्रिकेट करने की कोशिश करो। कोई दिनेश नहीं, कोई एक्स्ट्रा कंसेप्चुअल बुक नहीं, you're gonna follow. ठीक है, and the extra 5 and 3 marks questions I will add in my module, so you refer those answers. ठीक है, तो बच्चे एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो दो बाइनोमियल एक्सप्रेशन होती है ये जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन गिवन होती है, ठीक है, ये बाइनोमियल एक्सप्रेशंस जो मेंडल ने दी वो ऐसे कुछ करके दी रेशियो के फॉर्म में, दैट इज 3:1 की रेशियो। ठीक है बच्चे,
उसने कई ऐसे टेस्ट क्रॉस बनाए अपने, उनको डिस्कस करने के लिए, इनको करने के लिए, अपने कंसेप्ट्स को, अपने ऑब्जर्वेशन को रूप में लाने के लिए उसने बहुत ज्यादा सारे उसने ऐसे कई सारे टेस्ट क्रॉस बनाए, कुछ गलत, कुछ एस्टिमेशंस के हिसाब से, कुछ के गलत बनाए, कुछ के सही बनाए, कुछ के आंसर्स एप्रोप्रिएट उसके इमेजिनेशंस पे नहीं मिल रहे थे। ठीक है, अब जो उसने कैलकुलेट करे वो कॉम्पोजिशन, इन्हीं कॉम्पोजिशन से करे F2 F1 जनरेशन में, और यूजिंग पुनेट स्क्वायर ने उसने डिफाइन किए फिनोटिपिक रेशियोज, और फिनोटिपिक रेशियोज करे, बहुत सारे उसने ऐसे रेशियोज करे सेग्रीगेशन के बेस्ड जो कि टेस्ट क्रॉस को करके बनाए। अब बच्चे ये सारे उसने बनाए। अब मैं बात कर रही हूं वेरी इंपॉर्टेंटली कि बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस, monohybrid crosses Mendel proposed general rules to consolidate understanding of inheritance in hybrid crosses। ठीक है, और जो रूल्स उसने दिए इन हाइब्रिड क्रॉसेस के, which are based on and the laws are called ये जो रूल्स दिए इनको बोल दिया गया प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, और इसका पहला लॉ है, या अगर मैं बोलूं कि लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है, तो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, तो पहला लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस और दूसरा लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। पहले थोड़े से इसकी जनरल चर्चा कर लेते हैं इन पे बेस्ड। क्या होता है लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड द लॉ ऑफ इन सेग्रीगेशन क्या होता है? क्वेश्चन आ जाएगा एक्सप्लेन लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो ये नहीं कि अपने आप मन गढ़ कहानी जो भी अभी सुन रहे हो कहानी की तरह वो बना के लिखाओगे, नहीं बेटे, आपको इसको याद करना पड़ेगा। इसके 3 पोस्टुलेट्स हैं, यू हैव टू मग इट अप। ठीक है, उसको अच्छे से बाय हार्ट याद करना पड़ेगा, वो पोस्टुलेट्स लिखने पड़ेंगे तभी नंबर मिलेंगे। मन गढ़ कहानी पैराग्राफ के फॉर्म में बना के लिखाओगे नंबर नहीं मिलेंगे, पहले बता रहे हो। तो लॉ, और वो भी स्ट्रिक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई के जो टीचर्स होते हैं, जो पेपर चेकर्स होते हैं, बहुत ज्यादा उनको मैं क्या बताऊं, थोड़ा सा उनका है कि वो बेसिकली लैंग्वेज जो उनकी होती है बायो में, क्योंकि बायो में बच्चे आप इतने भी अच्छे हो एक लेवल पे वो रेशियो गिर जाता है जब आपको पता चलता है कि आप इतने अच्छे थे और आपके नंबर आ रहे हैं सिर्फ 66 बहुत, क्योंकि वो नंबर सिर्फ देते ही उन्हीं को है जो फिर एनसीईआरटी की। पहले शुरू में मैं आकाश वगैरह में भी ऑन द थ्रू ऐसे ही पढ़ाती थी, वास्ट सिलेबस के थ्रू and the vast concept, but now I've construct myself to only NCERT for the CBSE level students। इसीलिए मैं NCERT अपने साथ रख के I'll guide you with the according to which is my study, my teachings will only based on the strictly on NCERT, कि सिर्फ NCERT का आपको नॉलेज आए कि इस लाइन का मतलब मैं आपको क्लियरली मोर डिफाइनली समझा पाऊं।
ताकि जब आप अपने आप सेल्फ रीडिंग करने लगे यू डोंट गेट स्टक्ड इन एनीवेयर, आई वुड हैव क्लियर्ड एवरीथिंग। ठीक है, तो अगर मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस पे बात करूंगी, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस पे बात करूंगी, तो लॉ हम लोगों ने पता चल गया कि डोमिनेंस का कंसेप्ट क्या है। ठीक है, डोमिनेंस का कंसेप्ट क्या है बच्चे? डोमिनेंस का हमें पता चल गया कि एक डोमिनेंस ट्रेट होता है, एक डोमिनेंस कैरेक्टर होता है। ठीक है, और जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है दैट मीन्स कि वो जो कैरेक्टर है वो डोमिनेट कर रहा है, मतलब वो जो कैरेक्टर है, जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में से एक कैरेक्टर है, वो अपने आप को मोर एक्सप्रेस कर पा रहा है। हम लोगों ने ऊपर डोमिनेंट ट्रेट की डेफिनेशन करी, मैंने साफली लिखा जो ट्रेट अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस कर पाएगा और दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। दो मतलब होते हैं, पहला ट्रेट अपने आप को खुलकर एक्सप्रेस करेगा, दूसरा दूसरे को दबाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी किसी से लड़ाई हो रही है, सो ऑब्वियसली इन दैट लड़ाई, इन दैट फाइट, यू विल ऑलवेज विश कि आप अपनी बात बोलते रहे एंड सामने वाली की कोई बात ना सुने, पहली चीज। तो अगर आप फायरसली स्पीकर है, सो ऑब्वियसली यू गोना हिट दैट पर्सन कंटिन्यूअसली एंड यू गोना उसको चांस भी नहीं देंगे कि वो अपना थॉट, इवन अपनी बात भी पुट अप कर पाए। ठीक है, सो लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है द ट्रेट विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ मोर एक्सप्रेसिबली एंड ब्यूटीफुली, दैट ट्रेट एंड दैट करेक्टर इज द डोमिनेंट करेक्टर, और उसी का रंग चढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कभी मम्मा चुन्नियां डाई कराने जाती है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई नीली कलर की चुन्नी है, स्काई ब्लू कलर की चुन्नी है, और वो जो स्काई ब्लू कलर की चुन्नी है मेरे बच्चे, वो जो चुन्नी है अगर वो मम्मी डाई कराने जाती है, तो जब वो डाई कराने जाती है तो वो जो कलर डाई का होता है वो लाइट ब्लू से डार्क ब्लू कलर अपने आप चढ़ रहा है। लेकिन कलर क्या आप कभी अगर आपने सोचा है कि कोई लाइट कलर की चुन्नी पे आप और उससे ज्यादा लाइट कलर कराने की कोशिश करें, तो वो कभी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दैट लाइट कलर जिसको हम लोग रिसेसिव कह रहे हैं एज कंपेयर टू द डार्क ब्लू कलर, वो क्या पता लाइट ब्लू कलर जो है वो एक डोमिनेंट करेक्टर है उन कलर्स के लिए जो उससे भी ज्यादा लाइट हो, फॉर एग्जाम्पल व्हाइट या कुछ भी। ठीक है, तो ऐसे ही जब आप डाइज की बात करते हैं या अगर हम लोग डाई की बात करते हैं, आपने किसी चीज को डाई कराने जाना है, दुपट्टा वगैरह, तो उस चीज का एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं, इस चीज को मोर कन्वीनियंटली, कि जब आप ये चीजें करते हैं तब आप ये चीज नोटिस करते हैं कि जब आप ऐसी चीजें कर रहे हैं तब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव का करेक्टर आपको कॉन्ट्रास्टिंग में, जब तक कोई चीज कॉन्ट्रास्टिंग में, आपको क्या पता कि आपका डोमिनेंट करेक्टर है नहीं, जब तक आप किसी से लड़ाई ना करें और आपको ये ना पता हो कि सामने वाले को आप बोलने नहीं दे रहे, हाउ यू केम टू नो। तो जब भी कॉन्ट्रास्टिंग की बात करते हैं तो एक ओपोनेंट हो लेकिन दूसरा ओपोनेंट भी होना चाहिए, अब वो उसके करेक्टर स्केच और उसके एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है कि वो डोमिनेंट है या रिसेसिव है। Are you getting my point? My point is simple like that कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहता है कि वन ट्रेट, ठीक है, वो जो 3 पोस्टुलेट्स आपको एनसीईआरटी में गिवन है एंड द एनसीईआरटी इज सेइंग कि द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज सेइंग कि जो ट्रेट सबसे पहला वो ट्रेट डोमिनेंट कहलाया जाएगा जो ट्रेट अपने आप को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस कर पाएगा और ज्यादा एक्सप्रेस कर पाएगा दूसरे ट्रेट से ज्यादा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टॉल ट्रेट की बात कर रही हूँ या मैं फॉर एग्जाम्पल ड्राफ्ट ट्रेट की भी बात कर रही हूँ, तो जो इसमें टॉल ट्रेट होगा बच्चे, वो एक ऐसा ट्रेट होगा जो ड्राफ्ट ट्रेट से ज्यादा उसको मेकओवर कर लेगा, उसको रिप्रेस कर देगा, ठीक है, रिसेस कर देगा और खुद का ट्रेट ज्यादा एक्सप्रेसिबली मोर क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर पाएगा। ठीक है, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस का ब्रीफ जेस्चर हम लोग विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस। आई वांट यू टू ड्रॉ
मैक्सिमम पुनेट स्क्वायर फ्रॉम एनसीईआरटी। फिलहाल अभी हमने सिर्फ मोनो हाइब्रिड करी है, या कोई भी आप बैक एक्सरसाइज के जो आपके एनसीईआरटी में पेज नंबर 93 पे जो क्वेश्चंस गिवन है, बच्चे कहीं और क्वेश्चंस करने से पहले ये क्वेश्चंस उठा लिया करो, पहले इन्हीं में को तोड़ मड़ोड़ के घुमा घुमा के क्वेश्चंस वो डाल देते हैं। मेंशन, अब इसमें आप लोग होमवर्क में अगर करना चाहें तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन यू कैन आल्सो डू, फोर्थ क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन यू कैन डिफाइन एंड डिजाइन अ टेस्ट क्रॉस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यू विल डू बाय इटसेल्फ by reading the page number 74 from NCERT, and we will discuss this question in next class. And till now you're gonna discuss, you're gonna revise, and you're gonna learn everything, that what is Punnett square, what is gene, how Mendel has discovered his ideas on the concept like that, on the concept like what, और उसके बाद उसकी मेंडल की पूरी स्टडी, उसके कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट याद करने हैं, जैसे हम मैंने डायग्रामेटिकली दिखाए थे। अगर क्वेश्चन आ जाता है तो कोशिश करो उसको डायग्रामेटिकली दिखाओ। उसके बाद जो भी उसके रूल्स हैं कि डोमिनेंट कैरेक्टर को कैसे आप एक्सप्लेन करेंगे, डोमिनेंट रिसेसिव कैरेक्टर को आप कैसे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वो सारा आपने दिखाना है करके। फिर यू आर गोना रिवाइज एवरी डिटेल ऑफ दैट टाइम, जो भी हमने टेस्ट क्रॉस किया, होमोजाइगस किया। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं बच्चे एलील बताने में, जो भी एलील फॉर्म होता है उसको करने में दे आर कंफ्यूज रहते हैं उस चीज को डिफाइन करने में। तो उस चीज को डिफाइन करने में कंफ्यूज नहीं होना, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ एलीलिक पेयर, दैट इज होमोजाइगस। तुम कहोगे मैम आपने बताया था कि ना दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होने चाहिए, वो जो टीटी है उसमें तो एक ही सीन है, बट आप उनको भी एलीलिक ही बोलोगे। क्यों एलीलिक बोलोगे? क्योंकि है तो देखो वो एक ही ट्रेट है मगर दो पेयर है, दो जीनोटिपिक शो कर रहे हो ना, बड़ा टी और बड़ा टी। अब वो दो फिनोटिपिक है, इसीलिए आपने थोड़ा सा उसका और बाइफरफिकेशन, कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए यू विल बी लाइक दैट कि दे आर होमोजाइगस एंड द नेक्स्ट वन आर योर हेटेरोजाइगस। That's how you're going to define your allelic pair between the heterozygous and homozygous, and you're going to define the test cross and design one test cross for your preparation. And in the next session we're going to define and describe in detail the law of dominance, the law of segregation. Until now we have defined that separation or segregation. Segregation मतलब होता है इकट्ठा करना, separation मतलब होता है अलग करना, dominance का मतलब होता है dominate करना, more over में express करना. So there are the traits, and the language is specifically to the point of according to the page number 75, strictly to the NCERT only. No Dinesh, no Pradeep, nothing. Okay. So we'll meet in the next session. Good luck. Keep revising. All the best.